हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि ये मेरी एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं आपको नवाए उर्दू 9वीं जमात की किताब से पढ़ा रहा हूँ। कई दिनों से मेरी ये सीरीज़ चल रही है और मैंने कई वीडियोस भी अब तक डाल चुके हैं। मैंने आपको ड्रामा के बारे में पढ़ाया है, इंशाया के बारे में पढ़ाया है, इसी तरह सिनफ़ गज़ल के बारे में पढ़ाया है और अफसाना के बारे में। कई दिनों से मेरा जो है गज़ल से मुताल्लिक़ बातें हो रही हैं। उम्मीद कि आपको मेरा वो वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें। सबसे पहले दोस्तों, आज एक अहम गज़ल गो शायर मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। कबल इसके कि आज की क्लास शुरू करूँ, आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। उर्दू अदब की एक मारूफ शख्सियत, जिसकी गज़ल से उर्दू अदब को बहुत परवान मिला, मजरूह सुल्तानपुरी, इसके बारे में पढ़ते हैं। इनकी पैदाइश 1920 में हुई है और वफ़ात जो है 2000 में। असरारुल हसन ख़ान मजरूह सुल्तानपुरी सुल्तानपुरा उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए दोस्तों? आपसे पूछा जा सकता है कि मजरूह सुल्तानपुरी कहाँ पैदा हुए। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए 1920 में। इनकी इब्तिदाई तालीम घर पर हुई। जो इब्तिदाई तालीम होती है, जैसा कि आपकी भी तालीम घर पर ही हुई होगी। फिर इन्होंने लखनऊ से तिब की सनद हासिल की और तबाबत का पेशा इख्तियार किया। तिब मतलब डॉक्टरी की डिग्री इन्होंने हासिल की। लखनऊ से तिब की सनद हासिल की और तबाबत का पेशा इख्तियार किया, यानी डॉक्टरी का पेशा इख्तियार किया। लेकिन बचपन ही से इन्हें शायरी से लगाव था। लखनऊ से इन्होंने तिब की सनद हासिल की और तबाबत का पेशा इख्तियार किया, लेकिन चूँकि बचपन ही से शायरी से लगाव था और बहुत जल्द वो तबाबत छोड़कर सिर्फ शायरी करने लगे। डॉक्टरी को छोड़ दिया। दोस्तों देखिए, दिलचस्पी कितनी अहमियत रखता है किसी भी शख्स की ज़िंदगी में। वो तबाबत छोड़कर, डॉक्टरी छोड़कर सिर्फ शायरी करने लगे। बाद में वो मुंबई चले गए और उन्होंने फ़िल्म के लिए बहुत से मकबूल और मशहूर गीत लिखे। फ़िल्मों के लिए दोस्तों, इन्होंने फ़िल्मों के लिए बहुत से मकबूल और मशहूर गीत लिखे हैं। इनका शेर पढ़ने का अंदाज़ अदबी हलकों में बहुत मकबूल हुआ। इनका शुमार तरक्की पसंद गज़ल के नुमाइंदा शायरों में होता है। बहुत ही अहम पॉइंट है दोस्तों। जो तरक्की पसंद तहरीक है और उसमें जितने भी शुआरा ने गज़ल कही है, उनमें इनका भी नाम आता है, यानी गज़ल के नुमाइंदा शायरों में, तरक्की पसंद गज़ल के नुमाइंदा शायरों में इनका भी शुमार होता है। इनके कलाम के मजमूए गज़ल और मिशाले जाह के नाम से शाये हो चुके हैं। दोनों पॉइंट अहम है। गज़ल का मजमूआ है दोस्तों, गज़ल के नाम से। कलाम का, इनके कलाम का जितने भी इन्होंने शेर व शायरी की है, और जिसमें और तमाम शेरी जो मजमूआ है उनके जो मजमूए, उनके कलाम के मजमूए गज़ल के नाम से और मिसाल जहाँ के नाम से शाये हो चुके। 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। इनके कलाम के मजमूए के बारे में पूछा जाता है एग्ज़ाम में। मजरूह को इकबाल एजाज़, जिसे आम तौर पर इकबाल सम्मान कहते हैं, और दादा साहब फाल्के अवार्ड के अलावा भी दिगर कई इनामात व एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। बहुत ही अहम पॉइंट है। मजरूह सुल्तानपुरी को इकबाल एजाज़, जिसे आमतौर पर क्या कहा जाता है, इकबाल सम्मान, और दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है दोस्तों, इनको मिल चुका है। तो आपने मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में पढ़ा
कि इनकी पैदाइश कब हुई है। इनकी पैदाइश 1920 में हुई है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में, और वफ़ात जो है 2000 ईस्वी में हुई है। इब्तदाई तालीम इनकी घर पर हुई और फिर लखनऊ चले गए। लखनऊ से इन्होंने तिब की सनद हासिल की और तबावत का ही पेशा इख्तियार किया, लेकिन चूँकि बचपन ही से इनको शेर व शायरी से दिलचस्पी थी, इस वजह से तिब का पेशा छोड़ करके शायरी की तरफ मशगूल हो गए। और कुछ ही दिनों में जो है इन्होंने फ़िल्मों के लिए जो है गीत मशहूर गीत लिखना शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की फ़िल्मी दुनिया में। और इनका शुमार जो है तरक्की पसंद गज़ल गो शुआरा में होता है। इनके कलाम के मजमूए जो शाये हो चुके हैं गज़ल और मिसाल जा के नाम से, और इकबाल सम्मान और दादा साहब फाल्के अवार्ड भी इनको मिल चुका है। अब इनका एक गज़ल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनका गज़ल है दोस्तों, हम हैं मताए कूचाओ बाज़ार की तरह, उड़ती है हर निगाह खरीदार की तरह, वो तो कहीं है और मगर दिल के आसपास, फिरती है कोई शय निगाह यार की तरह, सीधी है राह शौक़ पे यूं ही कहीं कहीं, खम हो गई है गेसुए दिलदार की तरह, बेतीशाए नज़र ना चलो राह रफ्तगां, हर नक्शे पा बुलंद है दीवार की तरह, अब जाके कुछ खुला हुनरे नाखुने जुनू, ज़ख्मे जिगर हुए लबो रुखसार की तरह, मजरूह लिख रहे हैं वो अहले वफ़ा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। मजरूह सुल्तानपुरी का ये मशहूर गज़ल है दोस्तों। आप इनकी ज़बान को देख सकते हैं, इनकी तर्ज़ अदा को देख सकते हैं, किस तरह से रदीफ़ व काफ़िया का इस्तेमाल किया गया है और किस तरह से लफ्ज़ों का इंतखाब किया गया है और शेर व शायरी की है दोस्तों। इसमें कुछ अल्फाज मुश्किल अल्फाज गुज़रे हैं, उनका माना आप देख लीजिए। मता मतलब सामान पूंजी, कूचा मतलब गली होता है, राह शौक़ मतलब मोहब्बत का रास्ता होता है। इसी तरह जो है खम टेढ़ बल पेच, गेसुए दिलदार महबूब की जुल्फ़ें, और तीशा का मतलब होता है कुदाल। ठीक है। रफ्तगां मतलब गुज़रे हुए लोग जो गुज़र चुके हैं, नक्शे पा कदमों के निशान, और अहले वफ़ा करने वाले लोग। तो ये थी जो है कुछ मालूमात मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में और उनके गज़ल के बारे में। आज हमारा गज़ल का जो टॉपिक है, मज़मून है, वो ख़त्म हुआ। एक नए टॉपिक नज़्म के बारे में आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आज की क्लास नज़्म के बारे में भी होगी। तो नज़्म के माना इंतज़ाम, तरतीब या आराइश के हैं। क्या माना है दोस्तों इनका? नज़्म का अगर माना आपसे पूछ लिया जाए तो इसका माना है इंतज़ाम, तरतीब या आराइश के हैं। आम और वसी मफ़हूम में ये लफ्ज़ नस्र के मद्दे मुकाबिल के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी नस्र जो सिन्फ़ है, नसरी सिन्फ़, उसके बिलमुकाबिल इसका इस्तेमाल होता है। और इससे मुराद पूरी शायरी होती है। और इससे मुराद क्या होती है दोस्तों? पूरी शायरी होती है। इसमें वो तमाम असनाफ़ और असालीब शामिल होते हैं जो हैयत के एतबार से नस्र नहीं है। इस्तिलाही मानों में गज़ल के अलावा तमाम शायरी को नज़्म कहते हैं, यानी गज़ल के अलावा तमाम शायरी को क्या कहते हैं दोस्तों? नज़्म कहते हैं। आम तौर पर नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होता है। आम तौर पर नज़्म का जो है दोस्तों एक मरकज़ी ख़याल होता है। क्या होता है? एक मरकज़ी ख़याल होता है जिसके गिर्द पूरी नज़्म का ताना बाना बुना जाता है। जो मरकज़ी ख़याल होता है उसी के इर्द गिर्द पूरी नज़्म का जो है, जो शेर आता है एक दूसरे से, एक के बाद दीगरे सारे शेरों का जो है ताना बाना एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ख़याल का तदरीजी इर्तिक़ा भी नज़्म की एक अहम ख़ुसूसियत है। ख़याल का जो तदरीजी इर्तिक़ा है वो नज़्म की क्या है? एक अहम ख़ुसूसियत है। तवील नज़्मों में यह इर्तिक़ा वाज़े होता है, मुख्तसर नज़्मों में यह इर्तिक़ा वाज़े नहीं होता और अक्सर व बेशतर एक तासुर की शक्ल में उभरता है। नज़्म के लिए ना तो हैयत की कोई क़ैद है और ना मौज़ूआत की। यह बहुत अहम पॉइंट है। इसमें हैयत की कोई क़ैद नहीं है दोस्तों, इसमें हैयत की कोई क़ैद नहीं है और ना मौज़ूआत की। किसी भी मौज़ू पर आप जो है नज़्म कह सकते हैं। चुनांचे उर्दू में गज़ल और मसनवी की हैयत में नज़में और आज़ाद व मुअर्रा नज़में भी लिखी गई हैं।
गज़ल और मसनवी की हैयत में भी लिखी गई और आज़ाद व मुअर्रा नज़में भी लिखी गई हैं। इस तरह कोई भी मौजू नज़्म का मौजू हो सकता है। इसलिए जो ऊपर बात गुजरी है कि नज़्म का कोई ख़ास मौजू नहीं है, किसी भी मौजू पर आप नज़्म कह सकते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों, किसी भी मौजू पर। हैयत के एतबार से नज़्म की 4 किस्में होती हैं। यह आपसे सवाल में पूछा जा सकता है कि हैयत के एतबार से नज़्म की कितनी किस्में होती हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 4 किस्में। हैयत के एतबार से कितनी किस्में नज़्म की? 4 किस्में हैं। एक एक के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है दोस्तों पाबंद नज़्म। अब पाबंद नज़्म किसे कहते हैं? एग्ज़ाम में तारीफ़ दे दी जाती है कई एक अलिफ बाता करके, और उसमें सही जो तारीफ़ है उसको चुनना रहता है। अगर आपको सही तरीके से नज़्म के बारे में पता रहेगा, पाबंद नज़्म के बारे में, तो आप सही जवाब दे पाएंगे, वरना आपका ऑप्शन गलत भी हो सकता है, जवाब गलत हो सकता है। तो आप इसको देखिएगा सही से। पाबंद नज़्म ऐसी नज़्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरतीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की गई हो। देखिए अहम पॉइंट है, जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरतीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की गई है। जो उसूल है दोस्तों उसकी पाबंदी की गई हो, पाबंद नज़्म कहलाती है। नए अंदाज की ऐसी नज़में भी जिनके बंदों की साख्त मुरव्वजा हैयतों से मुख्तलिफ हो, या जिनके मिसरों में काफ़ियों की तरतीब मुरव्वजा उसूलों के मुताबिक ना हो, लेकिन इनके तमाम मिसरे बराबर के हों और उनमें काफ़ी का कोई ना कोई इल्तिज़ाम ज़रूर पाया जाए, पाबंद नज़में कहलाती हैं। तो आप सही से पाबंद नज़्म के बारे में देख लीजिए दोस्तों। दूसरी किस्म है नज़्म मुअर्रा। इसके बारे में एग्ज़ाम में हर हाल में पूछा जाता है, जिसे अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं दोस्तों? ब्लैंक वर्स कहते हैं। नज़्म मुअर्रा को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? ब्लैंक वर्स कहते हैं। बीपीएससी के एग्ज़ाम में ये सवाल TRE 1 में भी और TRE 2 में और 3rd में भी शायद ये इनडायरेक्टली पूछा गया है ज़रूर ऑप्शन के तौर पर। तो नज़्म मुअर्रा किसे कहते हैं? ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे बराबर के हों मगर उनमें काफ़िए की पाबंदी ना हो। जबकि पाबंद नज़्म में काफ़ी और बहरी की पाबंदी थी, लेकिन नज़्म मुअर्रा में काफ़िए की पाबंदी ना हो, तमाम मिसरे बराबर हों लेकिन काफ़िए की पाबंदी ना हो, नज़्म मुअर्रा कहलाती है। कुछ लोगों ने इसे नज़्म आरी भी कहा है। कुछ लोगों ने इसको नज़्म आरी भी कहा है। अगर नज़्म मुअर्रा की जगह दूसरा नाम नज़्म आरी दिया जाए तो आपका जवाब जो है नज़्म मुअर्रा ही होना चाहिए। तीसरी किस्म है हैयत के एतबार से नज़मों की दोस्तों, आज़ाद नज़्म। ऐसी नज़्म जिसमें ना तो काफ़ी की पाबंदी की गई हो और ना तमाम मिसरों के अरकान बराबर हों, यानी जिसके मिसरे छोटे बड़े हों, आज़ाद नज़्म कहलाती है। आज़ाद नज़्म से ही आप समझ सकते हैं, आज़ाद लफ्ज़ से, जिसमें ना तो काफ़ी की पाबंदी की गई हो, ना तमाम मिसरे बराबर हों, बल्कि इसमें जो है छोटे बड़े मिसरे पेश आते हैं, एकसा नहीं होते हैं दोस्तों। इसी को हम क्या कहते हैं? आज़ाद नज़्म कहते हैं। अगली किस्म है नसरी नज़्म। नसरी नज़्म छोटी बड़ी नसरी सत्रों पर मुश्तमिल होती है। छोटी बड़ी जो नस्र हम लिखते हैं, लेकिन ये नज़्म होती है। नस्र की जगह पे ये नज़्म होती है, लेकिन छोटी बड़ी नसरी सत्रों पर जो है मुश्तमिल होती है नसरी नज़्म। इसमें रदीफ़, काफ़िया और वज़न की पाबंदी नहीं होती। नसरी नज़्म में काफ़िया, वज़न या बहर वगैरह किसी भी चीज़ की पाबंदी नहीं होती। आजकल नसरी नज़्म का रिवाज दुनिया की तमाम ज़बानों में आम है दोस्तों। दुनिया की जितनी भी ज़बानें हैं जो बोली और समझी जाती है, तमाम सिन्फ़ों में, तमाम ज़बानों में नसरी नज़्म का रिवाज मिलता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपने एक मशहूर गज़ल गो शायर मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में पढ़ा। इसी तरह नज़्म के बारे में आपने पढ़ा कि नज़्म किसे कहते हैं? जिसके माना होते हैं इंतज़ाम या तरतीब या आराइश के, और वसी मफ़हूम में जो है नस्र के मद्दे मुकाबिल के तौर पर इस्तेमाल होता है। और
جس طرح تمام اردو کی جتنی بھی صنفیں ہیں مشہور ہوئی ہیں، جیسے قصیدہ، مرثیہ، مثنوی یا رباعی یا مخمس یا مسدس، اسی طرح صنف نظم کو بھی بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی ہے۔ دوستو، نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، جب بھی کوئی شاعر جو ہے یا نظم نگار نظم لکھتا ہے تو اس کا جو ہے ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، اور اسی مرکزی خیال کے ارد گرد ہے پورا جو نظم کا خیمہ ہوتا ہے، نظم پروان چڑھتا ہے۔ چلیے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔